नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के 10 बजने को है और वक्त है म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त आ रही बड़ी खबर से करेंगे। अजमेर से ये बड़ी खबर है, जहां पर हाईवे पर एक ट्रेलर में भीषण आग लग गई। सीमेंट से भरे ट्रेलर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। बांदर सिंदरी थाना क्षेत्र पर यह बड़ा हादसा हुआ। बिरला इंटरनेशनल स्कूल के सामने ट्रक में आग लग गई। ट्रक चालक और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल ट्रेलर की केबिन जलकर कबाड़ हो गई है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पाली से जयपुर ये सीमेंट से भरा ट्रेलर जा रहा था और इसी दौरान ये हादसे का शिकार हो गया। तो अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ट्रेलर में भीषण आग लगी है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस ट्रेलर में सीमेंट भरा हुआ था और शॉर्ट सर्किट के चलते इसमें आग लग गई। अभिजीत सेवगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत, क्या कुछ अपडेट? काबू पा लिया गया है आग पर? देखिए प्रियंका, बिल्कुल देर रात का ये पूरा हादसा था और सूचना मिलते से ही दमकल और बांदर सिंदरी थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और इस ट्रेलर आग की केबिन में जो भीषण आग लगी थी उस पर काबू पा लिया गया है। गनीमत ये रही है कि सही समय पर जो ट्रेलर के चालक और खलासी थे उनको आग की भड़क लग गई और उन्होंने कूद कर अपनी जान बचाई और ट्रेलर को जो है हाईवे के किनारे खड़ा करके उन्होंने अपनी जान बचाने का प्रयास किया था। दरअसल हादसे का कारण शॉर्ट सर्किट है। केबिन में चूंकि कई तरह की एसेसरीज जो है वो लगा दी जाती है, जिसके चलते जो है स्पार्किंग का खतरा जो है लगातार बना रहता है। और लगातार अगर पिछले कुछ घटनाओं पर नजर डालेंगे तो जो चलती वाहनों में खासतौर से जो बड़े वाहन हैं, 8 चक्का 10 चक्का के जो व्हीकल्स होते हैं, उनकी केबिनों में आग लगने का सबसे बड़ा कारण यही है कि कई तरह की एक्स्ट्रा एसेसरीज जो है वो लगा दी जाती है, जिसके चलते स्पार्किंग जो है हो जाती है। और वही इस घटना जो है इसमें सामने आई, इसके चलते आग लगी थी। ये पाली से जयपुर जा रहा था, सीमेंट से लदा हुआ लोडेड ट्रेलर था जो बांदर सिंदरी थाना इलाके में शॉर्ट सर्किट के चलते इस पर आग लगी थी। गनीमत ये रही कि चालक और खलासी की जान बच गई है और फिलहाल आग पर काबू पाकर पुलिस आगे की जांच कर रही है। अभिजीत, आप ये बड़ी बात बोल रहे हैं क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा एक्सेसरीज लगाई जाती है उनकी वजह से ये शॉर्ट सर्किट होती है, तो ऐसे में पुलिस को भी इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है, लोगों को जागरूक किए जाने की भी जरूरत है। देखिए, जो इनबिल्ट इक्विपमेंट्स होते हैं उसके अलावा कई मर्तबा जो है ट्रेलर चालक और खासतौर से जो ट्रक चालक होते हैं जो कि लंबी दूरी का परिवहन करते हैं और ऐसे में रास्ते में समय व्यतीत करने के लिए कई तरह की एक्सेसरीज जो है वो लगा दी जाती हैं जो इलेक्ट्रिक उपकरण की कैटेगरी में आती हैं। इसको लेकर जो परिवहन विभाग की गाइडलाइंस क्या है उसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो आग लगने की जो कारण है वो स्पार्किंग ही है। और स्पार्किंग का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो एक्स्ट्रा एक्सेसरीज लगती हैं जो इनबिल्ट एक्सेसरीज साथ मैच नहीं कर पाती, जिसके कारण ये पूरा हादसा होता है। ठीक है, शुक्रिया अभिजीत आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच एक और बड़ी खबर का। जोधपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 बच्चों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई है। देचू में पानी में डूबने से 2 मासूमों की मौत हो गई है। एक बच्चा 10 और दूसरा बच्चा 12 साल का था। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। देचू थाना पुलिस इस वक्त मौके पर पहुंची हुई है और कारणों की तलाश की जा रही है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ है। तो जोधपुर से ये बड़ी और दर्दनाक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पानी में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। 10 और 12 साल के ये मासूम बताए जा रहे हैं। फिलहाल ये पता नहीं चल सका है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ है। सहयोगी चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, क्या कुछ पता चल सका है? हादसा कैसे हुआ? लापरवाही थी किसकी यहाँ पर? देखिए प्रियंका, बात करें तो ये 2 मासूम बच्चे थे, जिसमें 12 वर्षीय श्रवण राम जाट और यश जो कि 10 वर्ष का था। दोनों खेल रहे थे। इस दौरान जो बरसाती नदी जो थी उसके एक गड्ढे में पानी भरा हुआ था, जहां पे दोनों खेलते हुए पहुंच गए और अचानक पैर स्लिप होने से दोनों उसमें गिर गए। उसके बाद जब उन्हें बाहर निकाला गया तो मृत अवस्था में पाए गए। उनके दादा ने जो है देचू थाना पुलिस में मर्ग पेश किए और उसके बाद देचू थाना पुलिस ने दोनों के शवों को बाहर निकाल के उसका पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों को सौंपा है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है कि कहां पर लापरवाही रही, किस तरह से 2 मासूम बच्चों की जो है मौत हो गई और आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, इसको लेकर जो है पुलिस जांच में जुटी है। जी प्रियंका। चंद्रशेखर, आपने बताया कि बरसाती नाले का पानी था जिसमें डूबने से मौत हुई है, तो यहाँ पर तो लापरवाही प्रशासन की ही लग रही है। क्या इसे लेकर पहले कंप्लेंट्स दिए गए हैं? देखिए प्रियंका, बात करें कि चूंकि राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में वर्तमान समय में बरसात का मौसम नहीं है, लेकिन जो देचू थाना क्षेत्र में जो बरसाती नदी नाम से जो नदी जानी जाती है उसमें एक गड्ढा बना हुआ था जिसमें पानी एकत्रित हो रखा था और बच्चे खेलते खेलते वहां पहुंचे और दोनों बच्चे डूब गए। उन्होंने जो है अपनी सांसें छोड़ दी। इसके
बाद उन्हें बाहर निकाला गया, उनका पोस्टमार्टम करवाया गया और परिजनों को सुपुर्द किया गया है। फिलहाल जो है पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उनके दादा की रिपोर्ट पर जो है मर्ग दर्ज की गई। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, और आगे इस तरीके के हादसे ना हो इसे लेकर भी सख्त कार्रवाई की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की चुनाव प्रक्रिया को लेकर ये बड़ी अपडेट आपको बता दें। आज शाम फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। वोटर लिस्ट कल तक, इसे लेकर आपत्तियां भी सुनी गई। 20 दिसंबर को नामांकन किया जाएगा और 23 को नाम वापसी होगी। 24 दिसंबर को आरसीए के चुनाव होने हैं। दिल्ली रोड पर अचरोल के निजी होटल में बाड़ाबंदी के लिए बंदोबस्त कर लिया गया है। तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज शाम फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी। कल तक सभी आपत्तियों को सुन लिया गया है और 20 दिसंबर को इसके लिए नामांकन किया जाना है। महेश दाधीच सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, पूरी जानकारी दीजिएगा इस चुनाव प्रक्रिया को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव जो है 24 दिसंबर को होने हैं, उससे पहले जो चुनाव की प्रक्रिया है उसमें मतदाता सूचियों पर आपत्तियां मांगी गई थी और मतदाता सूचियों पर जो आपत्तियां आई थी उन्हें चुनाव अधिकारी सुनील अरोड़ा ने सुनवाई करते हुए उनकी आपत्तियों का निस्तारण कर दिया है। आज अंतिम मतदाता सूची जो है वो आज शाम को 5 बजे जारी कर दी जाएगी और उसके साथ में तय हो जाएगा कि किस जिला संघ से कौन सचिव जो है वो वोट करने काबिल होगा, क्योंकि जिस तरह से 33 जिलों के 33 जिला संघ के सचिव हैं वही जो है इस चुनाव के अंदर अपना वोट डाल सकते हैं, जबकि जो 99 लोग हैं उनमें से कोई भी प्रत्याशी के तौर पर खड़ा हो सकता है इस चुनाव में। तो महत्वपूर्ण चुनाव है इस लिहाज से क्योंकि दोबारा से वापस सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत जो है वापस से इसमें चुनाव में भागीदारी कर रहे हैं और अध्यक्ष पद पर उनकी ताजपोशी तय मानी जा रही है। उसके लिहाज से बाड़ाबंदी जो है फिर से यहाँ पर करने की चर्चा है और दिल्ली रोड में अचरोल के निकट में एक जो निजी होटल है वहां पर बाड़ाबंदी की जो तैयारियां हैं वो कर दी गई है। फिर से तमाम वोटर्स को वहां पर ले जाया जा सकता है और जानकारी ये भी आ रही है कि वहां पर पूरे बंदोबस्त जो है इसके लिहाज से कर दिए गए हैं। कुछ लोग वहां पहुंच भी चुके हैं और आज उनका जो है जाना शुरू हो जाएगा। कल नॉमिनेशन का वक्त रहेगा। कल नामांकन के बाद में पूरी तरह से तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी कि कौन सा प्रत्याशी है वो। बिल्कुल महेश, एक महत्वपूर्ण चुनाव और इसे लेकर तैयारियां भी लगभग पूरी कर ली गई है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और बड़ी खबर, राजस्थान में बिजली की सप्लाई बिगड़ चुकी है। प्रदेश में आज से कटौती शुरू कर दी गई है। थर्मल पावर प्लांट में इसे लेकर प्रभावित हुआ है बिजली उत्पादन। सूरतगढ़ और काली सिंध थर्मल पावर प्लांट प्रभावित हुआ है। दोनों प्लांट में एक इकाई है, तकनीकी कारणों के चलते ये बंद हो गई है। अजमेर डिस्कॉम वाले इलाकों में आज से बिजली की कटौती शुरू कर दी गई है। जिला मुख्यालयों पर आधा घंटा बिजली कटौती शुरू की गई है। नगर पालिका कस्बों में 1 घंटे की बिजली कटौती रहेगी। अगले 3 दिनों तक बिजली की कटौती होती रहेगी, जिसके चलते लोगों को खासा परेशानी हो सकती है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, नागौर, सीकर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू में कटौती का शेड्यूल जारी है। तो कटौती के लिए ये शेड्यूल जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम खबर आपके लिए बता रहे हैं। बिजली कटौती से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और अब बात झालावाड़ की, जहां के काली सिंध थर्मल पावर प्लांट के बॉयलर ट्यूब में लीकेज आने से प्लांट की पहली इकाई ठप हो गई है। हालांकि दूसरी यूनिट से अभी विद्युत उत्पादन जारी है। तकनीकी खराबी के कारण इस यूनिट को करीब 72 घंटे के लिए बंद करना पड़ा। ऐसे में प्रदेश में 600 मेगावाट बिजली की कमी हो गई। अब काली सिंध थर्मल में कार्यरत इंजीनियर्स की टीम इसे ठीक करने के प्रयास में लगी है। ऐसे में अब रबी के सीजन में किसानों को सिंचाई के लिए भी कम बिजली मिल पाएगी। तो किसानों की भी मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जब सिंचाई के लिए किसानों को बिजली की जरूरत है, ऐसे में बिजली की कटौती किसानों के लिए एक बड़ी चिंता का सबब बन सकती है। 72 घंटे के लिए प्लांट को बंद करना पड़ रहा है। बता दें कि प्लांट के बॉयलर ट्यूब में कोई लीकेज हुआ और उसकी वजह से प्लांट की पहली इकाई ठप हो गई है।
और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का चुनाव होना है। सुबह 8 बजे से मतदान प्रक्रिया चल रही है। देश की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन में से ये एक है। तो 1 बार 1 वोट के नियम के आधार पर मतदान प्रक्रिया जारी है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव पद पर मतदान किए जा रहे हैं। सभी अन्य पदों के लिए भी मतदान हो रहा है। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के लिए चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया जारी है। सुबह 8 बजे से वोटिंग की जा रही है और इसे देश के सबसे बड़े बार एसोसिएशन में से एक माना जाता है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सुबह 8 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं के पास चलेंगे और भी ज्यादा जानकारी लेंगे। राकेश, क्या कुछ तस्वीरें वहां से? 8 बजे से वोटिंग प्रक्रिया जारी है। कितने प्रतिशत मतदान हुए हैं? कितना उत्साह वहां पर वोटर्स में? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट बार कोर्ट एसोसिएशन के जहां पर चुनाव चल रहे हैं, यहाँ दिखाना चाहेंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है मतदान करने के लिए अधिवक्ता सदस्य है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और मतदान प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। हम दिखाना चाहेंगे सीधी तस्वीरें यहाँ पर जिस तरीके से अधिवक्ताओं में मतदान को लेकर रुझान है। हालांकि सुबह ठंड के कारण थोड़ा सा जो है मतदान में कमी जरूर नजर आई थी, लेकिन अभी मतदान जो है धीरे धीरे गति पकड़ने लगा है और यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं और मतदाता है उनमें रुझान है मतदान के प्रति। जो चूंकि यहाँ पर चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके, इस बार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है 1 बार 1 वोट, उसका सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। जो सदस्य अधिवक्ता हैं उनसे शपथ पत्र लिए गए हैं और एक जो अधिवक्ता है वो किसी एक बार में भी वोट डाल सकता है। सबसे पहले ऐसा नहीं था, लेकिन इस बात की सख्ती से पालना की गई है। इसलिए जो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मतदान प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है बहुत शांतिपूर्ण और सही तरीके से चल रही है। हमारे साथ जो चुनाव अधिकारी उपाध्याय हैं उनसे बात करते हैं। आज जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद ये चुनाव संपन्न करवाए जा रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर? ये जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसके अनुसार चुनाव कराए जा रहे हैं। हमारे 51 प्रत्याशी हैं जो लड़ रहे चुनाव, दो निर्विरोध हो चुके हैं। क्या व्यवस्थाएं की गई है सुरक्षा के लिए ताकि मतदान शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके? 3-4 थानों की पुलिस लगी हुई है, 3-4 लगे हुए, पूरी व्यवस्था बनी हुई है, वॉलंटियर अपना काम कर रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मतदान प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है और लगातार यहां पर वोटर्स भी पहुंच रहे हैं और अपने अपने मतों का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। 1 बार 1 वोट के नियम के आधार पर इस बार यहां पर मतदान किए जा रहे हैं और जैसा कि सहयोगी बता रहे थे, क्योंकि सुबह मौसम में थोड़ी ठंड थी, इसके वजह से कम जो वोटर्स थे वो पहुंच रहे थे, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया यहां पर वोटर्स की भीड़ भी बढ़ती गई और अब उत्साह खास तौर पर देखने को मिल रहा है। जी राकेश, अब उत्साह दिख रहा है वहां पर वोटर्स में? आवाज मिल पा रही है राकेश आपको मेरी? राकेश, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, तो फिलहाल सहयोगी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल प्रियंका, यहाँ पर जो है जी जो है मतदान प्रक्रिया को लेकर हमने चुनाव अधिकारी से बात की थी। यहाँ पर तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था के साथ जो बूथ है उन पर भी अधिकारी यहाँ लगातार जो कैमरे से रिकॉर्डिंग की जा रही है ताकि मतदान प्रक्रिया है वो सही तरीके से संपन्न हो सके। चूंकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार यहाँ पर जो है मतदान वो करवाए जा रहे हैं। आज यहाँ पर मतदान हो रहा है, संभवतः इनकी कल काउंटिंग होगी और कल काउंटिंग के बाद प्रत्याशियों के जो परिणाम आएंगे, जो सदस्य प्रत्याशी हैं उनसे जो शपथ पत्र भरवाए गए थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया राकेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की। इस यात्रा की अलवर में एंट्री हो चुकी है। दौसा से अलवर भारत जोड़ो यात्रा पहुंच चुकी है। अलवर में रेड कारपेट बिछाकर भव्य स्वागत किया गया है। कांग्रेस महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह ने इस यात्रा का स्वागत किया। मंत्री टीकाराम जूली ने जिले की सीमा पर स्वागत किया है। अलवर की सुरेश ढाणी में यात्रा का पहला पड़ाव होगा। अलवर के मालाखेड़ा में एक बड़ी जनसभा का भी आयोजन किया जाना है और जनसभा को मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों संबोधित करेंगे। तो 5 जिलों को टच करते हुए ये यात्रा अब छठे जिले अलवर में पहुंच चुकी है। वहां पर भी भव्य और खास तरीके से राहुल गांधी का स्वागत किया गया है। रेड कारपेट बिछाकर अनोखे अंदाज में राहुल गांधी का अलवर में स्वागत किया गया है। 5 अलग अलग तस्वीरें इस यात्रा से जुड़ी आज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दौसा के बाद अब ये यात्रा अलवर में एंटर कर चुकी है और यहां पर भी भव्य स्वागत किया गया। उनके साथ लगातार कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद हैं और आज एक बड़े सभा का भी आयोजन किया जाना है, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी इस सभा को संबोधित करेंगे। तो सुबह से ही राहुल गांधी के साथ साथ बड़ी संख्या में लोग भी सड़कों पर उतरे हैं। हालांकि थोड़ी ठंड थी, लेकिन इसके बावजूद लोगों का जोश कम नहीं हुआ है। दौसा में राहुल गांधी ने किसान के घर पर चाय पी है। टी ब्रेक हुआ और इस दौरान किसान कालू राम मीना के घर पर राहुल गांधी रुके और वहीं पर चाय पर चर्चा की गई। तो दौसा में जब राहुल गांधी की यात्रा थी उस दौरान की ये खबर आपको बता रहे हैं। जब राहुल गांधी टी ब्रेक के लिए रुके, आमतौर पर टी ब्रेक के लिए वो ऐसे ही जगहों पर रुकते हैं, कोई फिक्स्ड प्लानिंग नहीं होती है। जहां राहुल गांधी का मन करता है वहीं पर वे रुक जाते हैं और इस बार एक किसान के घर को राहुल गांधी ने चुना, वहीं पर रुके, टी ब्रेक हुआ और किसानों के साथ चर्चा भी की गई। और फिलहाल यात्रा में क्या कुछ चल रहा है हमारे सहयोगी ने जायजा लिया है, सुनाते हैं आपको। जोश में कोई कमी नहीं है। इस तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज राजस्थान में 15वां दिन है। अब यात्रा दौसा जिले को क्रॉस करके अलवर जिले में प्रवेश कर चुकी है और अब अगले 2 दिन यात्रा अलवर जिले में रहेगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं राहुल गांधी की यात्रा ठीक 6 बजे शुरू हुई। शुरुआत के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, कृष्णा पूनिया, विधायक दिव्या मदेरना सहित तमाम जो लोग उनके साथ चल रहे थे, मंत्री हेमाराम चौधरी हो, विजेंद्र ओला हो, वो भी आज सुबह से ही यात्रा के साथ लगातार चल रहे हैं। और अभी कुछ देर पहले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत यात्रा में शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश से विधायक जीतू पटवारी जो है वो भी अभी कुछ देर पहले यात्रा में शामिल हुए हैं और अब यात्रा का जो कारवा है वो अलवर जिले में प्रवेश कर चुका है। अलवर राजस्थान और हरियाणा के बीच में अंतिम जिला है। अलवर जिले में रहने के बाद यात्रा 21 दिसंबर को बॉर्डर क्रॉस करके हरियाणा पहुंच जाएगी और फिर राजस्थान का जो सफर है यात्रा का वो समाप्त हो जाएगा। अगर आज की हम बात करें तो आज अलवर जिले में एक बड़ी सभा का आयोजन किया जा रहा है। मालाखेड़ा में सभा होगी जहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे, साथ ही राहुल गांधी होंगे, इन दोनों का संबोधन होगा। इसके साथ ही कई अन्य बड़े नेता देश भर से अलवर पहुंच रहे हैं, वो तमाम लोग जो हैं इस मालाखेड़ा की सभा में शामिल होंगे। जहां से भी यात्रा गुजरती है, जिस राज्य से भी यात्रा गुजरती है, वहां पर एक बड़ी सभा का आयोजन किया जाता है और इस सभा के लिए चुना गया है राजस्थान के अलवर को। मालाखेड़ा में ये बड़ी सभा होगी। दोपहर 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक 2 घंटे का समय होगा, जिसके अंदर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का संबोधन होगा। और इसके बाद जो यात्रा है वो रात्रि विश्राम के लिए निकल जाएगी और कल सुबह फिर राहुल गांधी का जो कारवा है यात्रा का वो अलवर शहर से गुजरेगा, अलवर जो सिटी है उसको क्रॉस करेगा। कैमरा पर्सन यासीन के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 अलवर। और इस वक्त ये सीधी तस्वीर अलवर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी यात्रा पर निकल पड़े हैं। सुबह दौसा से इस यात्रा की शुरुआत हुई, अब अलवर जिले में इस दौसा की एंट्री हो गई है। सचिन सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, अलवर में शानदार धमाकेदार एंट्री हुई, रेड कारपेट बिछाया गया और ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा कि सिर्फ कारपेट ही नहीं, जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं अपना दिल बिछाए राहुल गांधी के इंतजार में लगे थे। और क्या कुछ खास तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आई इस दौरान?
बिल्कुल देखिए, अलवर में जब आज एंट्री हुई तो रेड कारपेट बिछाया गया और आपने बिल्कुल सही कहा, कार्यकर्ताओं में जोश इस यात्रा को लेकर। हर जिले में जब यात्रा प्रवेश करती है तो ये कोशिश रहती है कि पिछले जिले से बढ़कर जो है वो स्वागत यात्रा का किया जाए। अलवर में जब आज प्रवेश किया तो भगवत जितेंद्र सिंह, क्योंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और कांग्रेस में महासचिव हैं एआईसीसी के अंदर, उन्होंने स्वागत किया राहुल गांधी का। और अलवर जिले से आने वाले मंत्री हैं टीकाराम जूली, उन्होंने भी जो है आज स्वागत उनका किया। और कार्यकर्ताओं का जोश ज्यादा था, क्योंकि जब बांदीकुई से यात्रा चली, क्योंकि सुबह का वक्त था और बांदीकुई में कल ही यात्रा ने प्रवेश कर दिया था, बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में दौसा की, तो ये संख्या काफी कम थी। लेकिन जैसे ही अलवर की सीमा में यात्रा ने प्रवेश किया, अचानक जो है कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ने लगी। बहुत बड़ी संख्या में जो है वो कार्यकर्ता रैली के साथ शामिल हुए, बड़ी संख्या के अंदर लोग जो है रैली में जुटने लगे। और अब जो है यात्रा में मैं आपको अपडेट दे दूं कि यात्रा में जो लंच ब्रेक होता है, पहला चरण जो समाप्त हो चुका है। तकरीबन 13 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी और उनके साथ पैदल चल रहे तमाम यात्रियों, चाहे वो भारत यात्री हो, प्रदेश यात्री हो, उन्होंने की है। और अब आगे, क्योंकि आज मालाखेड़ा जो कि अलवर का ही एक कस्बा है, वहां पर एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया है। लाखों की तादाद में भीड़ आने का दावा किया जा रहा है। पूरे राजस्थान से कार्यकर्ता अलवर पहुंच रहे हैं उस सभा में शामिल होने के लिए। तो आज उस सभा के चलते दूसरा चरण नहीं होगा, यानी राहुल गांधी अगर पदयात्रा की बात करें तो 13 किलोमीटर की ही पदयात्रा करेंगे। और यहाँ तकरीबन 24 किलोमीटर दूर मालाखेड़ा जगह है जहाँ पर रैली का या जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। वहां पर जो राहुल गांधी है वो अपने गाड़ियों से वहां पे रवाना होंगे और 2:30 बजे का समय तय किया गया है कि मान के चल रहा है कि यात्रा का दूसरा शामिल होने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिल्कुल सचिन, लगातार अपडेट्स भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से इस यात्रा की धमाकेदार एंट्री राजस्थान में हुई। उसके बाद अलग अलग जिलों में भी अपने खास तरीके से राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया गया। और 2 अलग अलग तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दर्शक देख पा रहे हैं किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को शानदार जो लोग हैं, जनता का प्यार लगातार मिल रहा है। तो अलवर में भी धमाकेदार एंट्री हुई और जब राहुल गांधी अलवर जिले में पहुंचे तो खास तरीके से रेड कारपेट बिछाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। तो दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, हरीश रावत पहुंचे हुए हैं, उत्तराखंड के सीएम, जो कि इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा में मौजूद हैं। राहुल गांधी के साथ कदम ताल करते हुए नजर आ रहे हैं। सचिन सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सचिन, आज एक बड़ी जनसभा का भी आयोजन होना है, इसे लेकर क्या कुछ तैयारियां और क्या कुछ खास रहने वाला है वहां पर? बिल्कुल देखिए, इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ वो कैंप है, बी कैंप बनाया गया, यहाँ पे प्रदेश यात्री रुकते हैं और उसके ठीक बाईं तरफ जो है वो ए कैंप है जिसमें राहुल गांधी और भारत यात्री ठहरे हुए हैं। यहाँ से करीब 24 किलोमीटर दूर मालाखेड़ा जगह है जहाँ पर इस जनसभा का आयोजन किया गया है। प्रदेश भर से कार्यकर्ताओं का उस जनसभा में शामिल होने के लिए आने का सिलसिला लगातार जारी हो चुका है। प्रदेश भर के तमाम नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है भीड़ लाने की और बताया जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा की भीड़ जो है वो जनसभा में एकत्रित की जाएगी, क्योंकि राजस्थान की पहली जनसभा है और भारत जोड़ो यात्रा जहां से भी गुजरती है, जिस राज्य से भी गुजरती है, वहां पे एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया जाता है। तो ऐसे में मालाखेड़ा अलवर को चुना गया जनसभा के लिए, क्योंकि अब आज के बाद अगले 2 दिन यात्रा राजस्थान में रहेगी और 21 तारीख को राजस्थान से हरियाणा जो है यात्रा प्रवेश कर जाएगी। तो आज 15वां दिन है और आज 15वें दिन को जनसभा के रूप में चुना गया है और मालाखेड़ा में एक बड़ी जनसभा जो है वो आयोजित की जाएगी। इसको लेकर तैयारियां लगातार जारी है। पिछले कई दिनों से वहां पर डोम बनाने की व्यवस्था जारी की गई थी, किस जगह पे कौन बैठेगा, कहां पर मीडिया की एंट्री होगी। तमाम जो अलवर के नेता हैं, बड़े नेता हैं, चाहे मंत्री टीकाराम जूली हो, भगवत जितेंद्र सिंह हो, तमाम लोग जो है वो यात्रा में के साथ तो जुटे ही थे, साथ ही जनसभा को भी सफल बनाने के लिए जुटे हुए थे। और अभी जब राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद ये सभी लोग जो स्थानीय नेता हैं वो जनसभा के लिए रवाना हो गए हैं, क्योंकि जनसभा में अभी तकरीबन 3 घंटे का समय शेष है। करीबन 3 बजे के आसपास हम बात करें या 2:45-2:30 बजे के आसपास जो है समय दिया गया राहुल गांधी के आने का, और जो मीडिया को समय दिया गया वो 2:30 बजे के आसपास दिया गया। लेकिन मान के चला जा रहा है कि 3 से 3:30 के बीच में राहुल गांधी जनसभा में पहुंचेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे उनके साथ होंगे और दोनों नेताओं का जो है संबोधन जनसभा में किया जाएगा। इसके अलावा सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है वो भी जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। तो लिमिटेड जो लोग हैं वो जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का जरूर संबोधन होगा। और जिस तरह से नुक्कड़ सभाएं हुई हैं अभी तक,
हर जिले के अंदर एक सचिन, नुक्कड़ सभा क्योंकि हुई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी आज संबोधन करने वाले हैं, बड़ी जनसभा होने वाली है, ये बेहद खास भी है, लगातार इस पर भी हमारी नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल सचिन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल यह वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होंगे।